चलो, पिछले क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे। नहीं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम लोग कुछ पॉइंट आपको बताए थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो मेनली एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग कह रहे थे लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नहीं, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट घुलते हैं। ये हम लोग को बताया गया था। पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट कैसे पहचानते हैं ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट। ये सब बता दिया गया था। नहीं तो ये सब पॉइंट हम लोग कर लिए थे। इसके आधार पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग किए थे। नहीं, चलिए अब उसी में देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम लोग देखें अगर, तो अगला टॉपिक हम लोग को देता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नहीं, किसी भी लिक्विड में सॉलिड को घुलाना है, तो किसी भी लिक्विड में अगर सॉलिड को घुलाना है तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग को देखना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली एक बात बोला जाता है कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, बोलिए चाहिए, कल देखा जाए जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा जाए तो बताया गया था, ली चैटलियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा बताया गया था। नहीं, देखा जाए हम लोग को देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility is given by Lee Chateliers, CHAT। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ली चैटेलियर्स, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़िएगा ना इसको तो लिखा रहता है लय सैतल्य। हाँ, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में से बैच पढ़ाते हैं ना, तो उसमें भी ये लिखने के लिए आता है। तो वहां पर ये लिखा रहता है लय, ली को लिखा होता है लय और इसको लिखा रहता है सैतल्य। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन हम लोग को इंग्लिश में पढ़ने में तनी याद रखने में ठीक लगता है ली चैटेलियर्स, नहीं ताकि चैटेलियर्स CHATE लिखा जाएगा, बस में है ना। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय ली चैटलियर। ठीक है, तो ली चैटलियर साहब क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान समझ जाए। ली चैटलियर साहब कहते हैं कि अगर डिजोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। डिजोल्यूशन का प्रोसेस यानी कि कोई सॉल्वेंट लिए, नहीं, और सॉल्यूट लिए। ठीक, अब सॉल्वेंट जो है उसका टेम्परेचर मेजर कर लिए कि सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर पर रखे हैं सॉल्वेंट को, 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्वेंट है। इसमें उठा के सॉल्यूट को डाल दिए, सॉल्यूट डाल के मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका टेम्परेचर मेजर किए। जब टेम्परेचर को मेजर किए तो जो नेट टेम्परेचर था आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, नेट टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। क्या हुआ? नेट टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, ध्यान रखना। यानी 25 था, 25 से 24 हो गया या 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। नहीं, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर लिया गया। हीट क्या किया गया? एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो अगर किसी रिएक्शन में या किसी भी डिजोल्यूशन प्रोसेस में अगर हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उस प्रोसेस को, उस डिजोल्यूशन प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब ही होता है ए प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ध्यान रखना है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाए, नहीं, तो समझ जाओ कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना है। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो ली चैटलियर साहब कहते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल सिंपल कहा जाता है कि इसे 2 गिलास पानी ले लिया जाए, नहीं, एक में ठंडा पानी ले लिया जाए और एक में गर्म पानी ले लिया जाए, नहीं, और दोनों में 1 चम्मच चीनी को मिलाया जाए, नहीं, तो देखा जाता है गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाता है, ठंडे पानी में चीनी थोड़ा देर से घुलता है। नहीं, इसका मतलब हुआ कि डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, नहीं, इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान रखना है। यानी कि पानी को ठंडे पानी में घुलने में समय लग रहा है और गर्म पानी में जल्दी घुल गया। नहीं, इसका मतलब हुआ कि जो चीनी है वो अपने आप को पानी में घुलाने के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए, नहीं, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है फॉर डिसोल्यूशन इनटू वाटर।
ध्यान रखना है। तो जिसको भी अपने घुलने के लिए हीट चाहिए, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी कि आप अगर चेक करना है तो नॉर्मल एक पानी ले लीजिए, पास में आ रहा है ना, जिसका टेम्परेचर आप नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर कितना है, ध्यान रखना है। नहीं, और उस चीनी को उठाकर आप पानी में डालिए, सॉल्यूशन बना दीजिए। सॉल्यूशन बनाने के बाद टेम्परेचर मेजर कीजिएगा। अगर पहले ग्लास के पानी का टेम्परेचर आप 30 रखे हैं, नहीं तो अब घट के निश्चित रूप से 30 से या तो 29 हो जाएगा या 28 हो जाएगा। ध्यान रखना, टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाता है, यानी कि चीनी जो है वो अपने घुलने के लिए हीट खोजता है। नहीं तो ठंडे पानी में चीनी को ज्यादा हीट मिलेगा घुलने के लिए कि गर्म पानी में हीट मिलेगा ज्यादा घुलने के लिए? गर्म पानी में उसको हीट ज्यादा मिलेगा घुलने के लिए, इसीलिए गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलता है, ठंडे पानी में चीनी जल्दी नहीं घुलता है। बस में आ रहा है ना? नहीं तो ली चैटलियर का पहला प्रिंसिपल क्या आया सॉल्बिलिटी के लिए? उन्होंने कहा कि इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस, if the dissolution process, if the dissolution process is endothermic, if the dissolution process is endothermic, then on increasing, then on increasing temperature, solubility of solid in liquid इंक्रीजेज। ध्यान रखना है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ध्यान रखेंगे, जब भी कोई बोलता है एंडोथर्मिक, जब भी कोई बोलता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ए प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो। ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को बताया गया, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं कुछ सॉल्यूट के, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, KCl, शुगर, ग्लूकोज, ETC व्हेन डिजॉल्व इन वाटर सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, ये लोग जो हैं इनको पानी में डालने पर ये कैसा रिएक्शन शो करते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, निश्चित रूप से इनका डिजोल्यूशन गर्म पानी में जल्दी होगा, ठंडे पानी में जल्दी नहीं होगा। ध्यान रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हम लोग को ध्यान रखना है कि सॉल्बिलिटी के लिए ली चैटलियर का प्रिंसिपल काम करता है। तो ली चैटलियर ने हम लोग को 2 प्रिंसिपल दिए थे, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग को बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। लिखिए, फास्टली लिखिए। तो यहां से ध्यान रखना होगा कि पानी में नमक का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, नहीं, ये सब क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और इन सभी प्रोसेसेस में नहीं हीट एब्जॉर्ब होता है। और ये सभी जितने भी सॉल्यूट लिखे गए हैं, ये सभी सॉल्यूट गर्म पानी में जल्दी डिजॉल्व होंगे, ठंडे पानी में जल्दी डिजॉल्व नहीं होंगे। ध्यान रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए देखा जाए। ये जो पॉइंट हम लोग बताए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, शुगर वाला बात। चलो, ली चैटलियर का सेकंड प्रिंसिपल क्या है? नहीं तो सेकंड प्रिंसिपल जस्ट इसका उल्टा करो। इफ डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस तुम्हारा एक्सोथर्मिक होगा तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी घट जाएगा। ध्यान रखना है। नहीं तो उसी पॉइंट को हम यहाँ लिख रहे हैं। अब जिनको भी लिखना होता है ना, मेरे साथ ही लिखेंगे। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस, if dissolution process is exothermic,
if dissolution process is exothermic, then on increasing temperature, solubility of solid in liquid decreases. Solubility of solid in liquid decreases. ये आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चूना आप लोग देखे होंगे। नहीं, तो जो चूना होता है उस चूने को आप पानी में डालिए, अगर पानी में डालिएगा ना तो आपका पानी गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। बस में है ना, तो इसका मतलब हुआ वो हीट रिलीज कर रहा है। ध्यान रखना है, उसको घुलने के लिए हीट नहीं चाहिए, वो तो खुद हीट फेंक रहा है। नहीं, तो कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिनको घुलने के लिए, पानी में घुलने के लिए या किसी सॉल्वेंट में घुलने के लिए हीट की आवश्यकता नहीं है। वो जब घुलते हैं तो हीट को बाहर फेंकते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, तो वो हीट को बाहर फेंक रहा है। बात समझ आ रहा है ना? नहीं, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज करे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाए और हीट रिलीज होने लगे, नहीं, तो समझ जाओ कि इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। यानी एग्जांपल क्या हुआ कि 2 बर्तन पानी ले लें, नहीं, एक बर्तन में ठंडा पानी ले लें, एक बर्तन में गर्म पानी ले लें, दोनों में सेम अमाउंट में चूना उठा के डाल दो, दोनों में चूना तुम डाल के देख लो, जो ठंडा पानी होगा उसमें चूना बहुत जल्दी घुल जाएगा और जो गर्म पानी होगा उसमें चूना जल्दी नहीं घुलेगा। बस में आ रहा है ना? नहीं, क्योंकि उसको हीट नहीं चाहिए, और गर्म पानी आप दे दिए, इसका मतलब चूना को हीट आप दे रहे हैं और उसको घुलने के लिए हीट नहीं चाहिए, तो जल्दी नहीं घुलेगा। ठंडे पानी में उसको हीट नहीं मिल रहा है, वो तो खुद हीट रिलीज कर रहा है, तो ठंडे पानी में वो जल्दी घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि वैसे सॉल्यूट जो हीट रिलीज करते हैं उनको घुलाने के लिए हमेशा ठंडे पानी का यूज करना चाहिए। नहीं, और जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उनको घुलाना है अगर जल्दी, तो गर्म पानी का यूज कीजिए। ध्यान रखना है। तो वही यहाँ पर कुछ हम लोग को एग्जाम्पल लिखे गए हैं। तो जितने भी कार्बोनेट लिखे जाते हैं, जितने भी कार्बोनेट हम लिखते हैं, वो सभी कार्बोनेट जनरली क्या होते हैं? चूना के ही रूप होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, या यहाँ पर हम लिखे हैं लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो जो लोग कार्बोनेट होते हैं वो जनरली चूना का रूप होते हैं। ध्यान रखना है। तो इनका जो रिएक्शन होता है पानी के साथ वो एक्सोथर्मिक होता है। ध्यान रखना है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो कर रहे हैं। ध्यान रखना है। चलो, लिखा हुआ है these are the substances whose solubility continuously decreases with increase of temperature. ध्यान रखना है, CaCO3 easily and rapidly soluble in cold water than in hot water. ध्यान रखना है, यानी जो चूना होता है CaCO3 वो बहुत जल्दी घुल जाता है ठंडे पानी में इन कंपेरिजन टू गर्म पानी। ध्यान रहेगा। चलो, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, कुछ ऐसे भी सबस्टांस हैं, कुछ ऐसे भी सबस्टांस हैं जिन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, मैक्सिमम ऐसे सॉल्यूट हैं, मैक्सिमम ऐसे सॉल्यूट हैं जो या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन एक दो एग्जांपल हम लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नहीं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, नहीं, .6H2O, सोडियम सल्फेट .10H2O, ये दो ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, नहीं, तो इन पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नेग्लिजिबल पड़ता है। ध्यान रखना है, इन पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ता है? नेग्लिजिबल पड़ता है। वही हम लोग को लिखा हुआ है, सम सबस्टेंसेस आल्सो प्रेजेंट व्हिच सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। इतना में दिक्कत है। चलिए, अगला पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगला क्या बोला जा रहा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब समझने की कोशिश करो। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी हमारा सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। नहीं, तो ये बताओ कि लिक्विड जो होता है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास 1 लीटर कोई दूध दे दिया, नहीं, और तुमको कहा जाए कि इसको प्रेशर से दाब के आधा लीटर कर दो, हो जाएगा क्या? नहीं, प्रेशर के इफेक्ट से लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम एज प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिड पर भी नहीं पड़ता है। नहीं, तो प्रेशर अगर लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं कर पाता है, नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे सॉल्यूशन पर? वैसे सॉल्यूशन पर जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो। दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं,
उनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं बाई प्रेशर। तो जो इनकम्प्रेसिबल होंगे उन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? गैस पर। नहीं, जो गैसियस पार्टिकल्स होंगे उन प्रेशर का पक्का इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को लिखा रहता है, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। इसमें दिक्कत किसी को भी नहीं। तो ये सब पॉइंट हम लोग को बताया गया। तो यहाँ से हम लोग का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वाला जो पॉइंट था वो हम लोग खत्म हो गया। ठीक, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग को देखा जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखा जाए अगला हम लोग अगर टॉपिक देखें अपना, तो अगला टॉपिक हम लोग का आता है इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ना है। यानी अब हम लोग का जो सॉल्वेंट है वो कौन है? लिक्विड। और सॉल्यूट कौन है? गैस। ठीक है, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलो ध्यान दिया जाए। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग को लिख रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देख रहे हो, सबसे पहले ही आ गया प्रेशर। सबसे पहले क्या आ गया? प्रेशर। नहीं, यानी किसी भी गैस को अगर लिक्विड में घुलाना है तो प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? सोच लो। जैसे अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास फिजिकल स्टेट की बात करें तो 3 तरह का स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर इन तीनों स्टेट में पूछा जाए कि इन तीनों स्टेट में किस स्टेट के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जैसे पानी का मान लो कि पानी का सॉलिड फॉर्म भी आता है, बर्फ। नहीं, पानी का लिक्विड फॉर्म भी आता है और पानी का गैसियस फॉर्म भी आता है। इन तीनों फॉर्म में अगर पूछे कि पानी के किस फॉर्म में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, बोलिए। बेवकूफ है सब। गैसियस फॉर्म। स्टीम इंजन, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम से का नहीं हो रहा है भाई, बस में आ रहा है। बर्फ जो है, देखो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होता है वो उसके मोशन पे डिपेंड करता है। तुम ये बताओ कि पानी जब सॉलिड स्टेट में है तो वो मूव करता है क्या? जब वो लिक्विड स्टेट में तो मूवमेंट शुरू हो जाता है, और जब गैसियस स्टेट में होता है तो फास्टेस्ट मूवमेंट करता है। नहीं, तो कोई भी पार्टिकल जब फास्टेस्ट मूवमेंट में होगा उस समय नहीं उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। नहीं, आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं और चल रहे हैं, तो आपकी हाईएस्ट एनर्जी कब है? सर सोने में बड़ा मजा आता है, सोए स्टेट में। कौन बात हुआ? सोने वाले स्टेट में तो आप स्टेबल हैं, उस स्टेट में आपकी एनर्जी क्या है? जीरो है। नहीं, तो मोशन डिसाइड करता है कि किस स्टेट के पास एनर्जी हाईएस्ट है, ध्यान रखना है। तो कोई भी स्टेट, कोई भी सबस्टांस जब अपने गैसियस फॉर्म में रहता है, कोई भी सबस्टांस जो अपने गैसियस फॉर्म में रहता है तो उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट रहती है। नहीं, जैसे पानी ही है, बर्फ फॉर्म में है, उसके मॉलिक्यूल स्थिर हैं, उसको तुम गर्म करते हो, हीट दे रहे हो, तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो हीट दिए तो हीट को एब्जॉर्ब किया ना भाई, तो पहले के रिस्पेक्ट में तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब तुमको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो कैसे होता है? फिर हीट सप्लाई कर रहे हो। नहीं, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके वो गैस में कन्वर्ट किया। नहीं, तो जब जब वो हीट को एब्जॉर्ब किया तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना है। तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके अपना स्टेट चेंज कर रहा है, ध्यान रखना है। तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी है? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, यानी कि दिमाग में ये जा रहा है कि अच्छा जो गैस होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम सॉलिड की। बस में ना, सॉलिड की एनर्जी सबसे कम होती है, ध्यान रखना है। उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट वहां पर जीरो होता है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है जिसकी एनर्जी कम है, और सॉल्यूट कौन है? गैस है जिसकी एनर्जी ज्यादा है। नहीं, अब ज्यादा एनर्जी वाले को कहा जाए कि कम एनर्जी वाले में जाकर अपने से मिल जाओ, तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। दो सबस्टांसेज आपस में कम मिक्स करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जब दोनों का एनर्जी लगभग सेम हो, नहीं तो बहुत इजीली मिक्स कर जाते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन किसी भी गैस को अगर तुम कहोगे कि लिक्विड में जाकर मिक्स कर जाओ, लिक्विड में जाकर मिल जाओ, तो वो अपनी मर्जी से नहीं मिलेगा। उसको मिलाने के लिए तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? प्रेशर। तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? प्रेशर। यानी किसी भी गैस को अगर लिक्विड में घुलाना है तो हमको उस गैस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं तभी वो हम लोग का घुलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहां पर हम एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में एक पिस्टन लगा दिए, नहीं यहां पर हम लोग का पानी है और यहां पर आपका गैस है। तो गैस के पार्टिकल्स को ऊपर दिखाया गया है, ध्यान रखना है। ये आपके गैस हैं,
ऊपर और नीचे आपका सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, ध्यान रखना है। अभी आप इस पर प्रेशर मान लो लगा रहे हो 1 atm का, नहीं अभी इस पे प्रेशर हम लगाए हैं 1 atm का, ठीक है। इस पिस्टन को हम दबा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, ठीक। अब सेम इस पे प्रेशर को इंक्रीज कर दो, यानी यही बर्तन जो है सेम वही पिस्टन हम लोगों का है, ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ पर फिर वही पानी हम लोग लिए हुए हैं और वही गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन अब यहाँ पर जो तुम्हारा प्रेशर था वो प्रेशर तुम बढ़ा के कर दिए 4 atm। तो अगर प्रेशर पिस्टन से इसको दबाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, तो इस पानी के अंदर गैस के पार्टिकल घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? घुलेंगे, निश्चित रूप से घुलेंगे, ध्यान रखना है। तो किसी भी गैस को अगर हमको लिक्विड में घुलाना है, नहीं तो उस गैस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर अभी लगाए हुए हैं 1 atm, तो कम गैस घुला हुआ है। यहाँ प्रेशर लगा दिए 4 atm, तो ज्यादा गैस घुल गया। प्रेशर और बढ़ा देंगे 8 atm, तो गैस और ज्यादा घुल जाएगा। नहीं, तो इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे हेनरी साहब। कौन थे? हेनरी साहब। इसी को हेनरी लॉ कहा गया, ध्यान रखना। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में, नहीं जो प्रेशर का इफेक्ट है इसके बारे में सबसे पहले बताया था हेनरी साहब ने। नहीं, हेनरी साहब ने कहा कि जैसे जैसे तुम प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। पास में आ रहा ना? नहीं, अच्छा प्रेशर बढ़ाने से तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाए तो गैस क्यों जाके डिसॉल्व होने लगा? बोलिए। जैसे हम प्रेशर बढ़ाए तो गैस जाके डिसॉल्व होने लगा, क्यों? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, ध्यान रखना है, सही बात है। जब आप किसी भी चीज को प्रेशर लगा रहे हैं, जैसे गैस के पार्टिकल्स को, यहाँ पर देखो पिस्टन ऊपर है, तो जब पिस्टन ऊपर है तो यहाँ पर गैस पार्टिकल्स के पास स्पेस ज्यादा है ना? यहाँ पे स्पेस क्या है? ज्यादा है, यानी दो गैस पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब तुम जब प्रेशर लगाओगे तो गैस के पार्टिकल्स जो होंगे आपस में कोलाइड करेंगे, बार बार टकराएंगे। जब गैस पार्टिकल्स बार बार आपस में टकराएंगे तो टकराने के कारण उनकी एनर्जी कुछ रिलीज होगी, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। बार बार टकराएंगे, बार बार टकराएंगे, उनकी एनर्जी रिलीज करेगी। जब उनकी एनर्जी रिलीज करेगी तो वो थक जाएंगे, नहीं थक जाएंगे तो जो उनकी दूरी होती है वो दूरी घट जाएगी। जब दूरी घटेगी, एनर्जी कम होगी, तो वो कहाँ गिरेंगे? पानी में गिर जाएंगे, ध्यान रखना है। आपको केयर करना हो, जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो उस समय गैस के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उनकी एनर्जी घटती है। एनर्जी घटने के कारण उनके बीच का डिस्टेंस घटता है, डिस्टेंस घटने के कारण वो लोग कहाँ गिर जाते हैं? लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब ये भी केयर करना होता है कि आपको इतना प्रेशर हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको इतना प्रेशर हमेशा क्या करना पड़ेगा? मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तभी वो घुला रहेगा। ये नहीं कि एक बार घुला दिए और उसके बाद पिस्टन उठा दिए, नहीं तो जो घुला हुआ गैस है वो फिर से, भले उसकी एनर्जी कुछ कम हुई है लेकिन बहुत कम नहीं हुई है, वो फिर से बाहर निकल जाएगा। सेम एज कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं पानी होता है, पानी में CO2 को डिजोल्व किया जाता है हाई प्रेशर पे, और उसी प्रेशर पर कोल्ड ड्रिंक्स को सील्ड कर दिया जाता है, नहीं सील्ड किया जाता है। बस में आ रहा है ना? अगर सील्ड नहीं किया गया रहता तो क्या होता? पानी में CO2 घुलाते, नहीं अब बोतल खुला रहता तो क्या मजा आता पीने में? नहीं मजा आता। उस CO2 के घुलने से ही तो मजा आता है, नहीं बस में आ रहा है ना? क्योंकि वो जब जब अंदर जाएगा, पानी के साथ CO2 अंदर जाएगा, आपको गर्दन के पास खुजली होगा, नहीं खुजली होगा, आपको ढकार आएगा, आपको मजा आएगा। तो मजा के लिए ही तो बनाया गया है। चलिए देखा जाए तो ध्यान समझे हम लोग को ये समझ में आया कि हेनरी साहब ने हम लोग कहा कि पी गैस का मतलब प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, नहीं प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। ध्यान से मेरी बात समझिए, यानी हेनरी साहब ने कहा कि अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, नहीं तो गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी? बढ़ जाएगी। नहीं देख रहे हो, दोनों में सीधा संबंध है। सीधा संबंध का मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी।
ध्यान रखना है, दोनों में सीधा सीधा रिलेशन है। तो ये हेनरी साहब ने हम लोग को बताया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उन्होंने कहा कि प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया गया और एक कांस्टेंट लिखा गया KH, नहीं, और यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को कहा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नहीं, सॉल्युबिलिटी को यहां पे किसी से रिप्रेजेंट किया गया मोल फ्रैक्शन से। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, नहीं, तो किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसका मतलब हुआ मोल ऑफ गैस इन 1 मोल सॉल्यूशन इंक्रीजेज। नहीं, हम बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ गया, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ? मोल ऑफ गैस बढ़ गया। तो मोल ऑफ गैस का मतलब अमाउंट ऑफ गैस बढ़ गया लिक्विड के अंदर, नहीं, तो सॉल्युबिलिटी को वो क्या चीज से रिप्रेजेंट कर दिए? मोल फ्रैक्शन से। ध्यान रखना है। तो अब कोई हेनरी लॉ हमसे पूछता है कि बाबू हेनरी लॉ क्या है, जो एग्जाम में पूछता भी है, ध्यान रखना है कि हेनरी लॉ क्या है, नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली हेनरी लॉ क्या है। हाँ, अब यहाँ पढ़ के बोले पार्शियल प्रेशर नहीं बोलेंगे तो वो काम चलेगा नहीं। द पार्शियल प्रेशर अपने से बोले या सिंपली बोले द प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली, नहीं, तो प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस अगर अपने लैंग्वेज में बोले, ये तो एनसीईआरटी का है, हम लोग अगर अपने लैंग्वेज में बोले क्या बोलेंगे? प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, दैट इज if we increases the pressure on gas then solubility of gas in liquid increases। बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोग को पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो P गैस इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हम लोग कहा गया। इतना में दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से कांस्टेंट हम लोग को आया KH, नहीं, यहां पे सबका मतलब पहले लिख लें, P गैस। तो P गैस का मतलब क्या होगा जी? प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, ठीक है। फिर यहां पर KH है, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और X गैस लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बोलो इतना में दिक्कत नहीं? तो ये बड़ा सिंपल सा चीज था, ये कोई बता सकता था। चलिए यहां से अगर देखें हम लोग, तो हम लोगों का एक इक्वेशन आ गया, P गैस इज इक्वल टू KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही ना आ गया, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये मैथ के इक्वेशन से मैच करता है। Y इज इक्वल टू mx, नहीं, ये जो y इज इक्वल टू mx हम लिख रहे हैं, यहाँ y के जगह पर क्या है? P गैस, m मतलब स्लोप, स्लोप के जगह पर क्या है? KH, और x एक्सिस की जगह पर क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। नहीं, ये जो y इज इक्वल टू mx हम लिखे हैं, एक्चुअली ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये समझते हैं? y इक्वल टू mx, जैसे आप 9th में भी ये ग्राफ खींचते हैं, नहीं कोई बोलता है कि y बराबर 2x का ग्राफ खींचो, तो आप कहते हैं कि ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ए को x मान लेते हैं, ए को y मान लेते हैं, अब फिर यहाँ पर एक डब्बा बना लेते थे, नहीं, डब्बा बना के यहाँ पर आप याद है x और y मान लेते थे, फिर यहाँ पर बोलते थे x का मान 0 तो y का मान भी 0, तो यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट करते थे, फिर x का मान 1 तो y का मान भी 2 1 तो x का मान 1 तो x का मान 1 यहाँ करते थे, y का मान यहाँ पर 2 तो इसके सामने पॉइंट करते थे, फिर x का मान 2 तो y का मान 4 तो x का मान 2 तो y का मान 3 4 यहाँ इसके सामने कहीं पॉइंट करते थे और एक लाइन से खींचते थे ना, ऐसा कुछ नहीं। तो सेम वही चीज तो है यहां पर, अगर देखा जाए तो हम लिखे हैं कि ये जो P गैस बराबर KH X गैस, ये मैथमेटिकल इक्वेशन से मैच करता है। एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx, तो एक्चुअली y इक्वल टू mx क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है,
ध्यान रखना है। तो अगर आपको हेनरी लॉ का कोई ग्राफ खींचने के लिए दे दिया तो हम लोग खींच सकते हैं। मान लो हमारे पास एक्सिसेज हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नहीं, इसमें देखो तो वाई एक्सिस के जगह पर क्या लिखा गया है, पी गैस, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के जगह पर पी गैस लिख दो। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। नहीं, ग्राफ दे दिया था, बोला इनमें से कौन सा ग्राफ हेनरी लॉ को रिप्रेजेंट करता है, और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दे दिया था। कुछ ग्राफ दिया था इस तरह से, कुछ ग्राफ दिया था इस तरह से। नहीं, अलग अलग ग्राफ बस रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसका ग्राफ एक्चुअली आया कैसा, ओरिजिन से पास कर दीजिए, यही ग्राफ होगा। ध्यान रखना है। यहां से हम देखें अगर, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक से जब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो तो ये बोल नहीं रहा है कि जब प्रेशर जीरो, जब प्रेशर जीरो तो उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी जीरो। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी जीरो। नहीं, यानी कि सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट गैस और नो प्रेशर तो नो सॉल्युबिलिटी। घुलेगा गैस, अपना मन से नहीं घुलेगा जब तक उस पर प्रेशर नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रेशर तुम बढ़ा दिए, प्रेशर यहां से उठाकर तुम यहां कर दिए, तो जब प्रेशर बढ़ा दिए तो ध्यान से देखो कि सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन का मान भी बढ़ गया कि नहीं, यहां से यहां आ गया। नहीं, जैसे जैसे प्रेशर तुम बढ़ा दिए, यहां पर प्रेशर ला दिए, तो देखो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज द प्रेशर इंक्रीजेज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेज इन लिक्विड। नहीं बोल रहा है क्या, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो, तो हेनरी लॉ हम लोग को मिला। नहीं, हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ ने क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हेनरी साहब ने बताया था। हेनरी साहब ने क्या बताया, तो हेनरी साहब ने कहा कि एज वी इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। दिक्कत, हेनरी का फॉर्मूला क्या आया, तो P इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पर P है प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, KH है हेनरी लॉस कांस्टेंट, और मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही ना है। अच्छा, अब कहानी में दूसरा पॉइंट है KH। नहीं, ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है एक्चुअली ये क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है एक्चुअली ये क्या है। अच्छा, गैस जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है, गैस की एनर्जी ज्यादा है किससे, लिक्विड से, है ना। अच्छा, अब गैस को लिक्विड में घुलाने के लिए आप गैस को दबा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, तो अगर गैस को दबाइएगा और गैस घुलना चाहता नहीं है, तो क्या जो गैस है वो पिस्टन पर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। नहीं, तो केज का एक्चुअली मतलब क्या है, केज का एक्चुअली मतलब है कि प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन पिस्टन। नहीं, यानी जो प्रेशर गैस अप्लाई करता है पिस्टन पर कि नहीं हम नहीं घुलेंगे, नहीं हम नहीं घुलेंगे, नहीं, वो प्रेशर कौन सा है, केज। मेरी बात समझ में आ रही है ना। नहीं, तो ये ऐसा क्यों केज बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो गैसेज हैं वो एक टाइप के नहीं है, बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नहीं, अलग अलग गैसेज हैं, तो अलग अलग गैसेज की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग। सभी गैसेज की एनर्जी सेम है क्या, नहीं, अलग अलग गैसेज की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग गैसेज की एनर्जी अलग अलग, अलग अलग गैसेज की ताकत अलग अलग। नहीं, तो ये जो केएच है वो क्या बताएगा, गैसेज की ताकत। नहीं, जिस गैस के केएच का मान ज्यादा उस गैस का ताकत ज्यादा। नहीं, अब जिस गैस का ताकत ज्यादा होगा वो आसानी से घुलेगा कि लेट से घुलेगा, लेट से घुलेगा। यानी कि जिस गैस का ताकत ज्यादा होगा उसको ज्यादा दबाना पड़ेगा, ज्यादा देर तक दबाना पड़ेगा, तब जाके वो घुलेगा। नहीं, क्योंकि जिसके पास ताकत ज्यादा है भाई वो जल्दी गिरेगा ही नहीं। नहीं, अगर वो पतला दुबला कमजोर सा आदमी हो, नहीं, उसको एक झापड़ दिया जाए तो तुरंत जमीन धर लेगा। नहीं, या कोनो पहलवान हो, नहीं, और उसको जमीन धराना हो तो एक झापड़ काफी होगा, नहीं, उसको बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा तब जमीन धरेगा वो। बात समझ आ रहा है ना। चलिए, तो हम लोगों को देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा ध्यान दो, अगले पॉइंट पे आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केज। नहीं, केज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आया यूनिट ऑफ केज। तो अभी हम क्या बोले, केएच भी एक प्रकार का प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, वो प्रेशर जो गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया जाता है। नहीं, तो निश्चित रूप से अगर यूनिट ऑफ केएच हम बोले तो यूनिट ऑफ केएच इज सेम एज
सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर का यूनिट होगा वही केएच का भी यूनिट होगा। इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अभी तुम फॉर्मूला जो लिखे थे हेनरी का, यही ना फॉर्मूला लिखे थे जी, ये फॉर्मूला तुम लिखे थे। अच्छा ये बताओ कि जो मोल फ्रैक्शन है इसका यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस होता है। सही बात है भाई, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो इसको तो वन ही मान लो। तो यहां से अगर देखा जाए यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट के लिए इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो प्रेशर बराबर केएच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ध्यान रखना है, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता, यूनिटलेस हो गया, तो P बराबर केएच, यानी कि यूनिट ऑफ केएच इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ प्रेशर। वही तो लिखा गया, यूनिट ऑफ केएच इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। नहीं, और अगर यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें तो जनरली यूनिट ऑफ प्रेशर कौन कौन से आते हैं? पास्कल आते हैं, ऐसा यूनिट पास्कल ही है। आपका एटीएम आता है, नहीं एमएम ऑफ एचजी भी कहीं कहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। नहीं तो पास्कल कहीं मिलेगा, कहीं एटीएम मिलेगा, कहीं एमएम ऑफ एचजी लिखा हुआ मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब यहां पर हम लोग केएच के बारे में एक पॉइंट यहां पर लिख दें, केएच यानी रफ लैंग्वेज में इसे लिख दिए कि केएच का मतलब क्या है? केएच जो है वो पावर ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, ऐसी रफली हम लोग याद कर रहे हैं। या केएच का एक और मतलब हम लोग के दिमाग में आ रहा है, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस। प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन पिस्टन। जिस पिस्टन से उसको आप दबाते हैं, उस पिस्टन पर जो गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? केएच। ठीक, चलो अब नेचर में बहुत सारे गैस हैं, सभी गैस के केएच का वैल्यू सेम हुआ कि अलग अलग? अलग अलग। तो वही तो लिखा हुआ है, देखो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच एट सेम टेम्परेचर। नहीं, अलग अलग गैसेस होते हैं, उनकी केएच का वैल्यू क्या है? अलग अलग, यानी अलग अलग गैसेस का ताकत क्या है? अलग अलग। वही बताया गया। दिस सजेस्ट दैट केएच इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, यानी जो केएच है नहीं वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये याद वाद नहीं करना है। मेरे पास है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में जो फैक्ट लिखा हुआ है उस फैक्ट को खाली हम उतार दिए हैं। नहीं, हीलियम 293 केल्विन पर हीलियम में केएच का वैल्यू चेक करो 144.97। H2 के उसी टेम्परेचर पर चेक करो 69.16। देखो तो हीलियम के रिस्पेक्ट में बहुत कम है कि नहीं है? है। नाइट्रोजन का आ जाओ 76.48 और ऑक्सीजन का आ जाओ 34.86। नहीं तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि बाबू इनमें से किस गैस को सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाना सबसे आसान है? ऑक्सीजन को घुलाना सबसे आसान है, क्योंकि उससे केएच का वैल्यू क्या है? सबसे कम है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो जैसे जैसे केएच का वैल्यू कम होगा गैसेस की ताकत कम होगी, ताकत कम होगी तो उन गैसेस को लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाना क्या होगा? आसान होगा। ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। सेम उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केएच, किसी गैस के केएच का मान ज्यादा यानी ताकत ज्यादा, ताकत ज्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम। नहीं तो वही तो लिखा हुआ है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट द पार्शियल प्रेशर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ध्यान रखना है, जिन गैसेस के केएच का मान ज्यादा होगा नहीं उनको घुलाना क्या होगा? मुश्किल होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में क्या होगी? कम होगी। नहीं उसी एग्जांपल को यहाँ लिखा हुआ है, देखो O2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन N2। क्यों? क्योंकि O2 का वैल्यू अभी तुम देखे थे 34 पॉइंट समथिंग था और इसका 76.48 था। नहीं तो इसका केएच का वैल्यू ज्यादा है, इसके केएच का वैल्यू कम है। नहीं तो O2 क्या होगा? मोर सॉल्युबल होगा और N2 क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। ऐसे इस चीज को हम लोग इससे भी फील कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है P बराबर KH X गैस, यही है। नहीं अच्छा ये जो X गैस है वो एक्चुअली है क्या? सॉल्युबिलिटी। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ से अगर KH का मान निकालें तो KH बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P और बट्टा में क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अच्छा इसी को तो ऐसे लिखते हैं KH बराबर P और ये मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी की जगह पर यूज किया गया। नहीं तो ये फॉर्मूला भी आपको बता रहा है कि KH में और सॉल्युबिलिटी में क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। इसका मतलब कि अगर किसी गैस के KH का मान ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम।
दिक्कत है, उल्टा संबंध नहीं होता है, नहीं कि अगर इसका वैल्यू ज्यादा तो इसका वैल्यू कम, ध्यान रखना है। तो वही पॉइंट। और कोई दिक्कत है? चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। देखा जाए, अगला हम लोग को लिख रहा है कि द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सही बात है भाई। नहीं, हम लोग गैस के लिए केएच को डिफाइन कर रहे हैं, नहीं तो गैस का अगर एनर्जी बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है। तो वही तो लिख रहा है यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी एक ही गैस, ध्यान से देखो, O2 गैस जब 293 केल्विन पर है तो उस समय उससे केएच का वैल्यू 34.86 है। और यही गैस जब 303 केल्विन पर है तो इसके केएच का वैल्यू बढ़ गया, 46.82 हो गया। नहीं हो रहा है क्या? बस में आ रहा है ना? यानी सेम ही गैस के केएच का वैल्यू बदल सकता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तब, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे N2 गैस 293 केल्विन पर 76.48 है, नहीं, और यही N2 गैस का टेम्परेचर 293 से 303 केल्विन कर दो तो इसे केएच का वैल्यू 88 पॉइंट समथिंग आ गया, तो केएच का वैल्यू बढ़ गया। नहीं, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? इससे कॉन्सेप्ट ये बढ़ रहा है कि अगर कोई गैस आपको दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो केएच का वैल्यू बढ़ जाएगा। अच्छा, केएच का वैल्यू बढ़ गया यानी गैस की ताकत बढ़ जाएगी, तो गैस की ताकत बढ़ेगी, केएच का वैल्यू बढ़ा, गैस ताकत बढ़ गई, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब। नहीं, तो ये भी आपका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोलता है, ध्यान रखना है। नहीं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा? डिक्रीजेज। बुझा रहा है? नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा, केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। यहां से लिखा हुआ है कि ड्यू टू दिस रीजन एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। ध्यान रखना है। नहीं, जैसे आपका जो पानी है, ठीक है, तो अगर पानी आपका ठंडा है तो एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब क्या? पानी में रहने वाले जानवर या पानी में रहने वाले जीव, जानवर बोलना तनी खराब लगता है का? पानी में रहने वाले जीव। नहीं, लेकिन पानी में जानवर भी रहता है सब, मगरमच्छ जानवर है ना कहलाएगा भाई, जीव थोड़े कहलाएगा। चलिए तो अगर देखा जाए तो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नहीं, तो ठंडा पानी रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में डिजोल्व रहेगा, और अगर गर्म पानी रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में डिजोल्व रहेगा, ध्यान रखना है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू गर्म पानी। दिक्कत है, क्योंकि पानी जैसे जैसे गर्म होगा उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो सब वेपोराइज होगा। नहीं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुल रहा है। नहीं, ऑक्सीजन घुल रहा है तो एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो घुला हुआ ऑक्सीजन पानी से निकलने लगता है, जब निकलेगा तो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या होगा? दिक्कत होगा। हाँ, ये जरूर है कि एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन जो चाहिए वो हम लोगों के रिस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल चाहिए। बस में आ रहा है ना? हम लोग के रिस्पेक्ट में एक्वेटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। हम लोग को 1 मिनट कोई पानी में ढकेल दे तो क्या हाल होगा? नहीं, स्थिति खड़बड़ा जाएगा। चलिए, तो इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, बिकॉज इन कोल्ड वाटर मोर ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व देन इन वार्म वाटर। चलो, चलो दूसरे पॉइंट थोड़ा समझो। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ये जितना भी डाटा है वो डाटा याद नहीं करना है, ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है बुक में, तो हम बस समझाने के लिए उसको लिख लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सिर्फ क्या याद करना है? पॉइंट्स। तो सब पॉइंट्स याद होने चाहिए। यहाँ ध्यान दो, H2 जब वाटर में है तो H2 गैस को अगर तुमको वाटर में घुलाना है तो KH का वैल्यू देख लो, पानी का सॉरी H2 का KH का वैल्यू चेक करो, 71 है। यानी कि H2 गैस को पानी में घुलाना बहुत मुश्किल है। H2 गैस को पानी में घुलाना बहुत मुश्किल है। ऐसे भी समझते हैं हम लोग, पानी क्या है? पोलर, और ये A2 टाइप मॉलिक्यूल है, तो A2 टाइप मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन पोलर। नहीं, तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को पोलर में घुलाना आसान है क्या?
नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं तब जाके ये घुलेगा। लेकिन यही H2 नॉन पोलर है और यही बेंजीन नॉन पोलर है, नहीं इनको घुलाने के लिए देख लो एनर्जी 3.67, इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम नहीं हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कोई भी सॉल्यूट अगर दिया हुआ है, नहीं तो वो सॉल्यूट को अगर घुलाना है किसी गिवन सॉल्वेंट में, नहीं तो किस सॉल्वेंट में घुलाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, किस सॉल्वेंट में घुलाने में कम एनर्जी लगेगी, इसमें भी हेल्प कर रहा है कि नहीं पोलर नॉन पोलर, हेल्प करेगा। ध्यान रखना है, जब भी दोनों का नेचर सेम होगा नॉन पोलर, तो वहां पे निश्चित रूप से KH का वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ध्यान रखना है। नहीं जैसे आप लोग KH का वैल्यू हाई कब रहता है, जब पढ़ने के लिए कहा जाता है, नहीं फिल्म देखने के लिए कहा जाए, घूमने के लिए कहा जाए, खेलने के लिए कहा जाए, तो उस समय आप लोग का विरोधाभास जो होता है वो ज्यादा होता है कम होता है, कम होता है। देखिए नहीं उस समय KH का वैल्यू एकदम डाउन, बाबू चलो फिल्म आज तुमको दिखाने ले चलते हैं, हाँ चलिए ना, नहीं आज 5 घंटा पढ़ना है, ये ठीक नहीं है, नहीं तो वहां पर आपका KH का वैल्यू हाई हो जाता है ऑटोमेटिक। ध्यान रखना है। सेम एज CO2 है, नहीं तो CO2 को जब वाटर में घुलाना है तो KH का वैल्यू कितना है 1.67, तो CO2 नॉन पोलर है। CO2 क्या है, नॉन पोलर। याद करो सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन और उससे जुड़ा हुआ 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर 0 है और दोनों एटम सेम है तो नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो इसमें जल्दी नहीं घुलेगा, लेकिन यही CO2 बेंजीन में घुल जाएगा आसानी से। घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, घुल जाएगा। सेम चीज मीथेन नॉन पोलर, पानी पोलर, घुलने के लिए 41.85 KH का वैल्यू है और वही CH4 को जब नॉन पोलर बेंजीन में घुलाया जाता है तो घुलने के लिए देख लो 0.57। नहीं तो किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना डिपेंड करता है किस सॉल्वेंट में उसको घुलाया जाता है, उसके अनुसार भी उसके KH का वैल्यू चेंज करता है। ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है किसी को भी? चलो अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट हम लोग को लिख रहा है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का क्या लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन को भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहां पर पहला लिमिटेशन अगर देखें तो लिख रहा है द गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस हम लोग आने वाला है, जस्ट में पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। नहीं तो ये बोल रहा है कि जो गैस होना चाहिए वो आइडियल गैस होना चाहिए। नहीं आइडियल गैस का मतलब होता है कि एक ऐसा गैस नहीं जो ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता हो ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता हो। ध्यान रखना हो, वैसा गैस क्या होता है, आइडियल गैस। ध्यान रखना है, और भी आइडियल के बारे में हमको पढ़ना है, जिसके बाद वही टॉपिक ही आने वाला है। ध्यान रखना है। तो केयर क्या करना है कि हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो पहला कंडीशन है कि जो गैस होना चाहिए वो कैसा बिहेवियर दिखाना चाहिए, आइडियल गैस बिहेवियर दिखाना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट। नहीं जो गैस होना चाहिए वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। आप याद कीजिए जब हम सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ाए थे तो हम लोग बोलते थे कि सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड रहते हैं, केमिकली अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं। ध्यान रखना है, अगर एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन कर लिया तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो एक कंपाउंड बन गया। वो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको सॉल्वेंट भी फील हो और सॉल्यूट भी फील हो। नहीं ध्यान रखना है, सॉल्वेंट भी फील हो और सॉल्यूट भी फील हो। जैसे पानी में चीनी को मिलाते हैं तो पानी भी फील होता है और चीनी भी फील होता है। नहीं तो वो आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन। नहीं लेकिन हम सोडियम और क्लोराइड को मिक्स कर दें, नहीं तो क्या बन गया, नमक। आप नमक को खाते हैं तो आपको ना सोडियम का टेस्ट मिलता है और ना ही क्लोरीन का टेस्ट मिलता है। मिलता है क्या, सोडियम को अकेले मुंह में डाले मुंह जड़ जाएगा, मुंह में विस्फोट हो जाएगा। सोडियम इज हाईली रिएक्टेड विथ एयर एंड वाटर। नहीं तो सोडियम अकेले आप नहीं खा सकते हैं, क्लोरीन आप अकेले नहीं खा सकते हैं, खाइएगा मर जाइएगा। बेहोशी में यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म। मेरा बात समझा रहे ना? तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हेनरी लॉ जो भी आप पढ़ रहे हैं P बराबर KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नहीं ये फॉर्मूला कब कब लागू होगा और कब कब नहीं लागू होगा उसी के लिए बता रहा है। नहीं तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में ये सेकेंड पॉइंट था। देखो तो जैसे यहाँ पर NH3 और ये क्या है H2O, इनके बीच में रिएक्शन होकर एक कंपाउंड बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नहीं तो क्या इस पर हेनरी लॉ लागू होगा, नहीं लागू होगा। ध्यान रखना, इस पर हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। लिख रहा है द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्वेंट।
ध्यान रखना है। आपका जो गैस होना चाहिए वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला प्रॉपर्टी नहीं शो करना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान रखना है, तभी उस पर हेनरी लॉ लागू होगा। जैसे HCl गैस है, HCl क्या है? गैस। जब इसको पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है H+ और Cl- में, नहीं तो ये डिसोसिएट कर गया। ये क्या कर गया? डिसोसिएट कर गया। तो ऐसे सॉल्यूशन पर भी हेनरी का फॉर्मूला, हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? इन पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखना है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर, ध्यान रखना है। तो हेनरी का लॉ क्या था जी? थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लें। हेनरी का लॉ क्या था? प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। नहीं, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बोल दे आपको भुलवाने के लिए कि HCl बाबू दिया है, HCl गैस है और सॉल्वेंट में वाटर दिया हुआ है, ठीक है, HCl गैस को पानी में घुलाना है, HCl गैस को पानी में घुलाना है, बताओ कितना प्रेशर लगाएंगे? कोई प्रेशर नहीं चाहिए, अपने आप घुल जाएगा। HCl गैस को पानी में घुलाने के लिए किसी प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू द वाटर। इसको पानी में डालिए, ये खुद आयंस में टूट जाता है। आयंस में टूटने के बाद पानी, हम बता चुके हैं, शायद आपको याद हो कि जो आयंस होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं। आयंस क्या होते हैं? हाईली पोलर। और पानी भी क्या है? पोलर। तो ध्यान रखना है, इनको घुलाने के लिए आपको प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अमोनिया गैस, NH3 गैस क्या है? पोलर। अमोनिया गैस क्या है? पोलर, नहीं है क्या? NH3। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 का यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर बच गया तो क्या होगा? पोलर। और पानी भी क्या है? पोलर। तो NH3 अमोनिया गैस है, पानी लिक्विड है, लेकिन अमोनिया गैस को पानी में घुलाने के लिए आपको प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार डाल दीजिए, चला जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। नहीं, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि क्या सभी प्रकार के गैसेस जो हैं, क्या सभी प्रकार के गैसेस को पानी में घुलाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता है? नहीं, सभी प्रकार के गैसेस को घुलाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। वैसे गैसेज जो आयंस में टूट जाते हैं, वैसे गैसेज जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे NH3 गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नहीं, तो ऐसे गैसेस को घुलाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। तो जिस गैसेस को घुलाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे गैसेस पर हेनरी लॉ लागू नहीं होता है। बुझाया? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। तो इतना पॉइंट आप रिवाइज करके आएंगे।